आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर यहाँ पे हमारे एक व्यूअर्स थे जो कि गोपालगंज इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करते हैं। उनका एक रिक्वेस्ट आया कि सर हमें जो है 2021 का जो हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए गए थे 2021 में, तो उसका पेपर का सॉल्यूशन जो है हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, जो कि सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज़। ये सब्जेक्ट जो है प्रोग्राम इलेक्टिव है, यानी इलेक्टिव पेपर है। हर कॉलेज में ये पेपर नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज में ये पेपर इस बार 2022 के लिए आपका जो है लिया गया था, जो एग्ज़ाम अभी आपका स्टार्ट होने वाला है 8 मई से। 8 मई को प्रोफेशनल प्रैक्टिस का जो है एग्ज़ाम्स है। बाकी अलग अलग पेपर का अलग अलग डेट में जो है एग्ज़ाम डेट शेड्यूल दिए गए हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लिस्ट ऑफ प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस। देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपका 14 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं। मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है डिटेल में मैं करवाऊँगा। आप अपने अनुसार उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, बट डिटेल में अगर बताऊंगा तो आप आराम से उसे छोटा कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं, या एक्सपैंड। मान लो कि कोई टर्म्स है, उस टर्म्स को आप इलेबोरेट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चंस है, तो पहला क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चंस वैसे दिए जाते हैं जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके होते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के जो है आपके होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन वही है 2 मार्क्स के, लेकिन मैं फिर भी इसे लंबे बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे प्रोविजंस है रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस को लेकर, जिसमें सबसे पहला है आर्टिकल 48A, है ना। आर्टिकल 48A क्या कहता है? ये आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। ये प्रोटेक्ट करता है और जो भी इन्वायरमेंट है उसे इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये एक तरीके से फॉरेस्ट के लिए सेफ गार्ड के तौर पे वर्क करता है, या वाइल्ड लाइफ के लिए किसी भी कंट्री में। अपना इंडिया के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इंडिया यानी अपना देश भारत की बात की जा रही है। उसके बाद आर्टिकल 51AG, ये आर्टिकल जो है मेक्स इट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ्स एंड टू हैव कंपैक्शन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, या जो भी लिविंग क्रिएचर्स हो गए, उन सभी को नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी बताया जाता है कि आपका ये कर्तव्य है, आपको अपने इन्वायरमेंट को सेफ और सिक्योर रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपको ये काम करना होगा। ये या जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं वो बताता है आपका आर्टिकल 51AG में। तो यहाँ पे आपका प्रोविजंस का बस क्या करना है, लिस्ट करना है, यानी सिर्फ प्रोविजंस आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG, बस इतना ही लिखना है। इसमें डिटेल आपको नहीं करना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। तो 4 आर्टिकल अगर आपने नाम लिख दिया, 4-5 आर्टिकल लिख दिया, बस काफ़ी है। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये गारंटी देता है, एक अधिकार प्राप्त करता है, मतलब एक अधिकार देता है पर्सनल लिएबिलिटीज और लाइफ को से रिलेटेड। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड इट इनटू टू इंक्लूड द राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। माने एक अधिकार देता है कि अगर आप हेल्दी इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपका जीवन जो होगा, आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो लिबर्टी होगी। अदरवाइज आपका जो
लाइफ होगा, पर्सनल लाइफ होंगे, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड आपके इन्वायरमेंट के कारण से होगा। उसके बाद आर्टिकल 47 कहता है कि इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, है ना, लिविंग का स्टैंडर्ड्स और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, और जो भी कंजम्पशंस है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स, जो हानिकारक ड्रग्स है या ड्रिंक्स है, उसको कंजम्पशन को रोक लगाना, है ना, प्रोहिबिट करना यानी मना करना, ताकि आपका जो हेल्थ है वो सही रह सके, आपका हेल्थ खराब ना हो उसके लिए। उसके बाद आपका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बोलता है कि जो भी वाइल्ड एनिमल है या बर्ड्स हैं या प्लांट्स है उसका प्रोटेक्शंस देना, और साथ ही साथ हंटिंग का, पोचिंग का और ट्रेड का जो रूल्स या रेगुलेशंस है उसे एक रेगुलेट करना, ताकि ज़्यादा मान लो कि जानवरों का शिकार ना किया जाए, एक लिमिटेड जो ज़रूरी है, क्योंकि हम मानव हैं, हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो बस जितनी ज़रूरत है उतना ही किया जाए, हद से ज़्यादा ना किया जाए। उसके अलावा है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये एक्ट कहता है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करो और डाइवर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड और नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए कुछ रेगुलेशंस लाओ, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ और सिक्योर रह सके। इसके अलावा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके अलावा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1980, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये सारे एक्ट आपके यहाँ पे हैं। सभी एक्ट का एक पर्पस होता है, उस पर्पस को फुलफिल होना चाहिए। तो ये सारे जो भी मैंने प्रोविजंस बताएं ये सभी आपके हैं, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चंस आपका जो है पूछा गया था, तो 2 नंबर के अनुसार या 2 नंबर के जैसा आप जवाब दे सकते हो, जिसमें सिर्फ लिस्ट कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोविजंस आपके हैं, एक्ट या आर्टिकल कौन कौन से हैं, वो बस आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन भी जो है 2 नंबर का ही है, जो कि AKU यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पूछा गया था उसके अनुसार। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्टेट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है उसको आपको जो है बताना है। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो कि हमें गाइड करता है डिसीजन मेकिंग में, इन सिचुएशंस वेयर साइंटिफिक नॉलेज इज अनसर्टेन बट potential risk of an actions are significant. There are several different versions of precautionary principles, but they all share the ideas that is better to the cautions in face of uncertainty than the to take unnecessary risk. यहाँ पे जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है यह हमें गाइड करता है कि किस तरीके से सिचुएशंस को देखने के बाद हमें जो भी हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज के बेसिस पे, है ना, उस नॉलेज के बेसिस पे हमें कितना हद तक रिस्क लेना चाहिए, है ना, कौन से प्रिकॉशंस को समझना है, कौन से प्रिकॉशंस कब लेने हैं, कब किस प्रिकॉशंस को फॉलो करने हैं, ये हमें गाइड कौन करता है। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स हमें गाइड करता है। कुछ कॉमन वर्जन्स हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का, जिसमें सबसे पहला है रियो डिक्लेरेशंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 स्टेट्स। यह बताता है कि वेयर देयर इज अ थ्रेट ऑफ सीरियस और इनरिवर्सिबल डैमेज, लैक ऑफ फुल साइंटिफिक certainty,
shall not be used as a reasons for postponing cost effective measures to prevent environmental degradation। environmental degradation से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बताता है कौन, तो रियो डिक्लेरेशंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आता है बिंग्स स्प्रेड स्टेटमेंट्स ऑन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल 1998। ये कहता है कि व्हेन एन एक्टिविटी रेज थ्रेट्स ऑफ हार्म टू ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स should be taken even if some cause and effect relationships is not fully established scientifically। अगर साइंटिफिकली इस्टेब्लिश नहीं भी हुआ है कुछ इफेक्ट्स या काउजेज, फिर भी हमें अगर कोई ह्यूमन हेल्थ को या इन्वायरमेंट को खतरा है, कोई एक्टिविटी वैसा किया जा रहा है जिससे खतरा हो सकती है, तो उसे रोकने का काम किया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसे मेजर किया जाए। द यूरोपियन यूनियंस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, जो कि ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन, ये 1992 में लाया गया। ये कहता है कि इन केस वेयर साइंटिफिक एविडेंस इज इनसफिशिएंट, वैसा कंडीशन जहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल ना हुआ हो, तो मेंबर स्टेट्स में एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स टेक प्रोविजनल मेजर्स टू अवॉइड हार्म टू ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट। तो उस कंडीशन में एक हाँ, जो ह्यूमन हेल्थ को या जो इन्वायरमेंट को हार्म करने वाली चीज़ें हैं उसे एवॉइड करेंगे, है ना, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, उसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ह्यूमन हेल्थ और जो इन्वायरमेंट है वो सेफली वर्क कर सके, सेफ रह सके, हमारा इन्वायरमेंट ग्रीन रह सके, क्लीन रह सके, किसी तरीके का कोई दोष वगैरह ना हो। ओके, इन जनरल द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सजेस्ट दैट decision makers should err on the side of caution when facing uncertainty about the potential risk on the action. This may involve taking steps to reduce or eliminate those risks even if the scientific evidence is not yet conclusive। अगर साइंटिफिक एविडेंस नहीं भी हमें मिला है लेकिन हम जान रहे हैं कि इससे हानि पहुंचाएगा हमारे इन्वायरमेंट को, तो उस चीज़ को रोकेंगे और कोशिश करेंगे कि मिनिमम ऑफ द मिनिमम किया जा सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपायर अंडर वाटर एक्ट। वाटर एक्ट के अंदर जो ऑक्यूपायर होता है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये क्वेश्चन भी जो है 2 मार्क्स का पूछा गया था 2021 में। जो वाटर एक्ट है ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन है दैट एस्टेब्लिशेस अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क के जैसा काम करता है फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन पार्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन। पार्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शंस में वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में और मैनेजमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करता है, कौन, तो वाटर एक्ट। ओके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात किया जाए ऑक्यूपायर का अंडर वाटर एक्ट, वो साइंटिफिक या स्पेसिफिक प्रोविजंस के बेसिस पे डिपेंड करता है और वो चेंज होता है ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ पार्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन। बट कुछ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑक्यूपायर्स के अंडर वाटर एक्ट, जो कि सबसे पहला है ऑब्टेन नेसेसरी परमिट्स, है ना, एक नेसेसरी परमिशंस लेने की ज़रूरत है। ऑक्यूपायर मे बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ परमिट और ऑथराइजेशन अंडर द वाटर एक्ट बिफोर they are undertake certain activities
that may impact water resources such as diverting water, constructing a dam or a bridge, using water for industrial or agricultural purposes। तो कोई भी पर्पस हो आपका, अगर आप यूज़ करने के लिए वाटर रिसोर्सेज ले रहे हैं तो आपको परमिशंस और ऑथराइजेशंस प्राप्त करना पड़ेगा। कंप्लाई विद रेगुलेशंस, occupier may be required to comply with various regulations under the Water Act such as restrictions on water usage, discharge of contaminants into water, impacts on aquatic ecosystems। तो ये आपका जो है एक रेगुलेशंस भी फॉलो होने चाहिए। रिपोर्ट इंसेंट्स, occupier may be required to report any incidents that may have impact on water resources। अगर वाटर रिसोर्सेज को कोई इम्पैक्ट करने वाली घटनाएं हुई हैं, इंसिडेंट हुई हैं, तो उसे भी उसका रिपोर्ट होना चाहिए कि भाई किस कारण से वो इंसिडेंट हुआ है, जैसे स्पाइल्स, कंटामिनेशन, चेंजेस टू क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वाटर्स, इन सभी का से रिलेटेड अगर कोई घटनाएं घटी है इन पास्ट तो उसे रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका है। मेंटेन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, है ना। उसके अलावा टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेजर्स कदम, मतलब एक कदम उठाना कि हाँ भाई हम ये काम करने वाले हैं। कोऑपरेट विद अथॉरिटी, ऑक्यूपायर्स मे बी रिक्वायर्ड टू कोऑपरेट विद अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द वाटर एक्ट सच एज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड और अलाउइंग इंस्पेक्शंस ऑफ फैसिलिटीज़ और ऑपरेशंस और फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उस कंडीशन में हमें रिकॉर्ड एक्सेस मिलेगा कब, जब हम लोग सारे रिकॉर्ड्स को प्रीवियस जो भी इंसिडेंट हुए हैं वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, उस इंसिडेंट का रिकॉर्ड रखे रहेंगे, तभी तो उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं ना। जब रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं होंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आज का सेशंस आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहा हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, और इस पे और भी क्वेश्चंस आपके हैं। अभी तो 3 क्वेश्चंस ही बताए हैं जो कि 2 मार्क्स के थे। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आ भी जाते हैं एग्ज़ाम्स में तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहे। आपको मैक्सिमम कितने वीडियोस मिल सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 वीडियोस में आपका जो है ये जो सब्जेक्ट्स है मैक्सिमम आपका 5 वीडियो जो है जा सकता है सॉल्यूशंस का। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको वीडियोस में सॉल्यूशन और जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की, है ना। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा एफर्ट रंग ला सके, क्योंकि जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो है मुझे शाम को जो है व्हाट्सएप पे शेयर किया 7488414543 पे। ऐसे इससे पहले इन्होंने ईमेल पे भी भेज दिया था, बट देखो अब इसको लेकर कई बार ईमेल पे अपडेट आता है तो थोड़ी लेट से कई बार देखने को मिलता है, बट इन्होंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था। तो व्हाट्सएप पे जब उन्होंने शेयर किया 7 बजे तो मैं फिर कंटेंट तैयार किया, कंटेंट तैयार करने में टाइम लग गया। उसके बाद आज जो है आपको ये वीडियोस मिला, मतलब लगभग 6 से 7 घंटा कंटेंट बनाने में, तैयार करने में, अरेंज करने में आपका जो है लग गया। तो 6-7 घंटे का मेहनत है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें वीडियोस को। इससे होता क्या है कि एक मोटिवेशंस मिलता है, एक उत्सुकता मिलती है कि नहीं मैंने जो 6 घंटे 7 घंटे टाइम दिए इस सब्जेक्ट को, पूरे कंटेंट को तैयार करने में, वो टाइम हमारा सफल रहा। तो कंटेंट लगभग सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लिया गया है। कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं
तो उसका भी जो है आपका तैयार कर लिया जाएगा। बट जितना अभी तैयार है उतने का आपको वीडियोस सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, और 1 बाय 1 किया जा रहा है ना, वर्किंग फेज में है। देखो कोई भी काम करने में टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है कि आप भेजे और तुरंत बन गया, टाइम तो लगता है उसमें, चाहे वो कॉपी पेस्ट ही क्यों ना हो गूगल से। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा महारथी हासिल किए हुआ हूँ, नहीं, बट हाँ गूगल से सर्च करना, उसको समझना, लिखना, अरेंज करना, इसमें तो टाइम लगता ही है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।